Today we will discuss the relevancy of the opinions of third person. अक्सर ये पूछा जाता है कि तृतीय पक्षों की राय की सुसंगतता के बारे में बताएं। जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी विशेषज्ञ साक्ष्य। जब ये वर्ड आता है कि विशेषज्ञ साक्ष्य, तो विशेषज्ञ कौन है? हु इज़ एन एक्सपर्ट? सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बताता है और इस तरह से एक्ट ये कहता है, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स। इतनी बातें इसमें कहेंगे, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स। यानी इन 5 बातों के बारे में यदि न्यायालय को अपनी राय कायम करना है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, देन अपॉन दैट पॉइंट ए पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, or in question as to the identity of the handwriting or fingerprint are relevant facts. यानी 5 पॉइंट ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर न्यायालय को अपनी राय, किसी राय पर पहुंचना है, तो ये सेक्शन 45 ये कहता है कि इन मामलों में विशेष रूप से स्किल्ड अगर कोई व्यक्ति है, विशेष रूप से स्किल्ड व्यक्ति, स्पेशली स्किल्ड इन सच ब्रांच, द ओपिनियन ऑफ दैट पर्सन इज रिलेवेंट। अब स्पेशली स्किल्ड पर्सन को सेक्शन 45 कहता है सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स। तो इन विषयों के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखते हैं या उन्होंने विशेष अध्ययन किया है, इसका विशेष ज्ञान हासिल किया है, तो उसे विशेषज्ञ कहा जाएगा। हु इज एक्सपर्ट? एन एक्सपर्ट इज वन हु हैज एक्वायर्ड ए स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, आर्ट, ट्रेड, प्रोफेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडराइटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ये जिनकी नॉलेज है, जिन पर इन तथ्यों के बारे में जिन्होंने विशेष ज्ञान हासिल किया है, तो कहा जाएगा दोज पर्सन आर एक्सपर्ट्स। अब ये ज्ञान चाहे इन्होंने बाय प्रैक्टिस किया हो, बाय ऑब्जर्वेशन किया हो, या केयरफुल स्टडीज के बारे में कोई अध्ययन किया हो, तो विशेष इसको जो एक्सपर्ट को जो सेक्शन 45 कहता है वो कौन है? दैट पर्सन मस्ट हैव स्पेशली स्किल्ड इन सच ब्रांच। स्पेशली स्किल्ड पर्सन, उस शाखा में, उस मामले में जो व्यक्ति स्पेशली स्किल्ड इसने प्राप्त किया होगा, उसे हम विशेषज्ञ का दर्जा देंगे। दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को साक्ष्य में आने के पहले उसे ये बताना पड़ेगा कि उसने विशेष ज्ञान हासिल किया है, और चाहे बाय प्रैक्टिस, चाहे बाय ऑब्जर्वेशन, चाहे स्पेशल लर्निंग से, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसे विशेष ज्ञान इसके बारे में है और कैसे उसे ज्ञान मिला है। तब ऐसे व्यक्ति को तब कहा जाएगा कि वो विशेषज्ञ है। अब किन किन पॉइंट पर सेक्शन 45 लागू होता है? पहला कहा गया है कि अगर न्यायालय को किसी विदेशी विधि पर राय कायम करनी है, पहला पॉइंट है द फॉरेन लॉ, ए लॉ विच इज नॉट इन्फोर्सेबल इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन लॉ। यानी ऐसा लॉ जो कि भारत में लागू नहीं है, किसी और देश का है, तो ऐसे कानून को हम कहते हैं ये विदेशी लॉ है। तो फॉरेन लॉ जो होता है, क्योंकि भारत में उसके लीगल इफेक्ट नहीं होते हैं, तो फॉरेन लॉ को हम विशेषज्ञ जो है इसे एक तथ्य के रूप में साबित करेगा। इसकी अहमियत इसकी क्या होगी यहाँ पर? इट इज एज ए फैक्ट, इट इज प्रूव टू बी एज ए फैक्ट।
कैसे हो सकता है? एक तो ये है कि फॉरेन गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अधीन कोई पुस्तक छापी गई हो जिसमें विधि के बारे में विवरण दिया हो, उसको प्रस्तुत करके साबित किया सकता है, या उस न्यायालय उस देश के द्वारा, कि उसके किसी न्यायाधिकरण के द्वारा, या कि उसकी हाई कोर्ट या उसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी विषय के संबंध में कोई निर्णय दिया गया हो, तो ये बेस्ट एविडेंस हो सकती है फॉरेन लॉ पर। तो ये फॉरेन लॉ है। दूसरा कहते हैं साइंस और आर्ट, जहां पर किसी साइंस वैज्ञानिक कोई ऐसा तथ्य है जिस पर राय कायम करना है, यहां भी स्पेशली स्किल्ड पर्सन आएगा। अब जब ये साइंस वर्ड आता है तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कोर्ट्स जिसमें आते हैं मेडिकल एविडेंस, डॉक्टर्स की एविडेंस। डॉक्टर्स का काम क्या है? कोर्ट में आकर के जो इंजर्ड पर्सन है, तो जो डॉक्टर ने जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के समय उसने उसकी इंजरी के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की होती है कि उसको कहाँ कहाँ कितनी चोट लगी है, कितनी गहरी है, कितनी लंबी है, और घातक है कि नहीं है। ये डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें लिखता है, और वो रिपोर्ट उससे जो है न्यायालय में दाखिल कर दी जाती है। नाउ दिस रिपोर्ट इज़ एन एक्सपर्ट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को डॉक्टर को न्यायालय में आ करके साबित करना पड़ता है कि ये रिपोर्ट उसके द्वारा मरीज़ का मुआयना करने के पश्चात तैयार की गई है। डॉक्टर को जैसे कहते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उस पर अपने हस्ताक्षर को भी साबित करने पड़ते हैं। तो ये जो एक तो इंजरी रिपोर्ट है, दूसरा आप देखेंगे जो एडवोकेट्स है कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। मरने के बाद जो शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसके बारे में जो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है पोस्टमार्टम के प्रोफार्मे पर कि उसकी बॉडी में कहाँ कहाँ चोटें पाई गई हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मृतक जो था उसकी मृत्यु का कारण क्या था। और पोस्टमार्टम करने के पश्चात अंत में डॉक्टर ये लिखता है कि मृत्यु का कारण ये है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी ड्यूरिंग ट्रायल मौखिक साक्ष्य के द्वारा डॉक्टर को आकर के साबित करना पड़ता है। तो इस मामले में जो मेडिकल एविडेंस है, तो इसमें डॉक्टर जो है जो इंजरी रिपोर्ट रिकॉर्ड करता है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड करता है, नाउ ही इज स्पेशली स्किल्ड पर्सन, देयरफॉर ही इज एन एक्सपर्ट। तो यहां डॉक्टर विशेषज्ञ होगा। इट वुड बी हाईली अनसेफ टू कन्विक्ट ए पर्सन ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ एन एक्सपर्ट। ये एक लॉ है, 1976 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। ये कहते हैं, हाई कोर्ट कहता है कि असुरक्षित बात है, बहुत अनसेफ है किसी व्यक्ति को एकमात्र रूप से किसी एक विशेषज्ञ की राय के आधार पर दोष सिद्ध कर दिया जाए। इसी तरह आजकल डीएनए रिपोर्ट आ रही है, तो डीएनए रिपोर्ट को भी साबित करना पड़ता है। फिर आप साइंस के मामले में हम देखते हैं गन शॉट इंजरी है, उसके बारे में डॉक्टर बैलिस्टिक एक्सपर्ट रहते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं अपनी कि इंजरी किस हथियार से आई है, उसकी गोली की साइज़ क्या था, पिस्टल थी कि 32 बोर की गन थी, वो सारी बातें वो जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट है वो अपनी रिपोर्ट में बताता है। अब सवाल उठता है कि एक बैलिस्टिक रिपोर्ट है और एक है मौखिक साक्ष्य। वेयर द ऑकुलर टेस्टिमनी दैट द एक्यूज शॉट एंड किल्ड द डिसीज वाज फाउंड रिलायबल। कहा जाता है कि यहाँ पर अमौखिक साक्ष्य से ये साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने मृतक को गोली मारी और उसकी हत्या कारित कर दी, और इसकी ये साक्ष्य जो है, ये साक्ष्य जो है ये कैसी है, दिस इज रिलायबल। और जो बैलिस्टिक रिपोर्ट में क्या पाया गया है, बैलिस्टिक रिपोर्ट ये कहती है कि घटनास्थल से खाली कारतूस पाए गए, और ये अगर कह देती है बैलिस्टिक रिपोर्ट ये भी कह सकती है कि जो कारतूस पाए गए थे उससे वो गोली नहीं चली थी जो बंदूक अभियुक्त के पास से बरामद हुई थी।
तो इसमें कहा गया है, तो यहाँ पर जो मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को साबित कर दिया गया है, तो यहाँ पर बैलिस्टिक रिपोर्ट अगर उसको समर्थन नहीं करती है तो भी उसका दोष सिद्धि हो सकती है। अब देखिए इसी तरह फिर हम आते हैं, अब हम देखेंगे कि हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट्स की पहचान के संबंध में विशेषज्ञों की राय। हैंड राइटिंग के बारे में आगे हम अगली सेक्शन 47 में ही पढ़ेंगे। वैसे हैंड राइटिंग, किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग को साबित करने के लिए एक तो ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य प्रस्तुत की जाए जिसने कि उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा था, या विकल्प क्या दूसरा है कि किसी विशेषज्ञ से उसकी हस्तलेख का मिलान करवाया जाए। फिर इसमें एक ऑप्शन और है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके हस्तलेख से जो है उसकी हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड हो, जिसकी हैंड राइटिंग के बारे में भली भांति परिचित हो, तो वो व्यक्ति आकर के साबित कर सकता है कि वो हस्तलेख जो डिस्प्यूटेड है वो उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है कि नहीं जिसके द्वारा लिखा हुआ कहा जाता है। तो हैंड राइटिंग भी आ गई। फिंगरप्रिंट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में कि हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट में फ़र्क क्या है। हैंड राइटिंग जो है और फिंगरप्रिंट की जो एविडेंस है, जो एक्सपर्ट एविडेंस है, तो फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट की जो एविडेंस है वो हायर लेवल पर है, क्योंकि फिंगरप्रिंट की जो एविडेंस की साइंस है वो एक एग्जैक्ट साइंस के आसपास मानी जाती है। Therefore, the identification of fingerprints has become most important branch of criminal investigation. In some cases, the opinion of the fingerprint expert has been considered to be superior to handwriting expert opinion. ये भी 1950 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ये सुपीरियर एविडेंस है जो कि फिंगरप्रिंट की है, क्योंकि हैंड राइटिंग की जो आइडेंटिफिकेशन है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं कि फायर आर्म्स की रिपोर्ट, नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट। नार्को एनालिसिस होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। तो ये नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग के बारे में बॉम्बे, मैड्रास, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट्स का ये कहना है कि ये आर्टिकल 20 सब क्लास 3 के अंतर्गत इट इज़ वैलिड, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ये टेस्ट उसका कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ किया था P300 केमिकल है, ब्रेन फिंगर लाई डिटेक्टर, यूज़ ऑफ माउस सीरम, ये ऐसी दवाएं वगैरह दी जाती हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि आर्टिकल 20 सब क्लास 3 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दोनों, कर्नाटक उसे सपोर्ट नहीं करता। आर्टिकल 20 सब क्लास 3 में आप जानते हैं कहा गया है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से नार्को एनालिसिस किया जाता है और उससे कोई दवाएं देनी है, जैसे यहाँ सीरम दिया जाता है, तो यहाँ पर उसकी कंसेंट ली जाती है। तो पहले भी हम दूसरी वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं, आर्टिकल 20 सब क्लास 3 में सेक्शन 27 के बारे में, कि वो जो वो एक्यूज रिकवरी कराता है तो कहते हैं वो कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी मेरी राय है कि एक्यूज कैन नॉट बी कंपेल्ड। अब अलग अलग स्टेट में इसके लिए कानून बनाए गए हैं कि इनसे सहमति ली जाएगी, बिना सहमति के ये काम ये नहीं किया जाएगा। टेस्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये है EIR 2010 सुप्रीम कोर्ट, पेज 1974। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इनवॉलंटरली नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट के बारे में कहा है कि फोर्सिंग एन इंडिविजुअल टू अंडरगो एनी ऑफ द
standards of substantive due process which is required for restraining personal liberty. Such a violation will occur irrespective of whether these techniques are forcibly administered during the course of an investigation or for any other purpose, since the test result would also expose a person to adverse consequences of a non-penal nature. आगे कोर्ट ने कहा द इम्प्यूग्ड टेक्निक्स कैन नॉट बी रेड इनटू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस विच एनेबल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल केसेस. The such an expensive interpretation is not feasible in light of the rule of ejusdem generis and the consideration which govern the interpretation of the statutes in relation to scientific advancement. फिर आगे कोर्ट ने कहा द कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ऑफ दीज टेक्निक्स इज एन अनजस्टिफाइड इंट्रूजन इनटू द मेंटल प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल. It would be amount to cruel, inhuman and degrading treatment. Furthermore, Supreme Court ने आगे क्या कहा है कि placing reliance on the results gathered from these techniques comes into the conflict with the right of fair trial. Invocations of a compelling public interest cannot justify the dilution of constitutional rights, such a right अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन. यही आर्टिकल 20 सब क्लास 3 के बारे में कोर्ट ने बहुत क्लियर कह दिया कि कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ऑफ दीज टेक्निक्स इट इज़ एन अनजस्टिफाइड, इट इज़ एन इंट्रूजन इनटू द मेंटल प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इज़ इनह्यूमन है, डिग्रेडिंग है, इट इज़ अगेंस्ट द राइट अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन. वही बात मैंने अभी आपसे बताई कि कंपल्सरली आप नहीं कर सकते. अगर कंपल्सरली आपने इन टेक्निक्स का यूज़ किया तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन भी आगे जाके दी हैं. उसको डिटेल्स यहाँ बताने का समय नहीं है क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में आ गया कि ये फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, मेडिकल इंजरी हमने देख लिया, हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट एंड बैलिस्टिक एक्सपर्ट, ये सारे आ गए. इसके बाद सेक्शन 45A आता है. अब हर जगह ये ऐड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, क्योंकि थिंग्स आर डिजिटलाइज्ड, कंप्यूटराइज्ड, तो ऐसे प्रॉब्लम अब आएंगे. इसलिए यहाँ पर सेक्शन 45A जोड़ा गया है. वेयर एज ए प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन transmitted or stored in any computer or other electronic or digital form. क्या सवाल है? अगर न्यायालय को ये रियायत निकालना है कि क्या any information has been transmitted or stored in any computer source or any other electronic form, then the opinion of the electronic examiner, ये referred in section 79A of the Information Technology Act is a relevant fact. यानी इस मामले में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, IT एक्ट है, उसमें एक व्यक्ति को एक संस्था बताई गई, एग्जामिनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, a person who is examiner of an electronic evidence under IT Act, तो उसकी जो ओपिनियन है दैट इज द रेलेवेंट फैक्ट. तो यहाँ कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर और डेटा स्टोर के संबंध में वो व्यक्ति जो है उसकी राय मानी जाएगी. तो हर सेक्शन के साथ एक करके एक सेक्शन जोड़ दिया गया है. नेक्स्ट कमिंग ऑन द सेक्शन 46. 46 क्या है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में कहता फैक्ट्स नॉट रेलेवेंट आर रेलेवेंट. एनी फैक्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट रेलेवेंट दे बिकम रेलेवेंट. तो कहा जा रहा फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट, यानी ऐसे तथ्य जो कि अन्यथा
सुसंगत नहीं, वो सुसंगत हो जाते हैं इफ दे सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। यानी विशेषज्ञों की जो राय है, यदि कोई तथ्य उसका समर्थन करने वाला है, यानी उसका संपोषण करने वाला है या उसका खंडन करने वाला अगर कोई व्यक्ति तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, तो दोज फैक्ट्स बिकम्स रिलेवेंट। थैंक यू।